नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में आज का क्लास हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 4 में संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संविधान या दुनिया की कोई भी संविधान हो, उसकी अपनी विशेषताएं होती हैं। इस विशेषताएं में उनकी खूबियां और कमियां दोनों सम्मिलित होती हैं। तो आइए हम जानते हैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं या संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावनाओं की दृष्टि से अद्वितीय है। अद्वितीय इसलिए है कि हमारा संविधान कई देशों के प्रमुख संविधानों से चुनिंदा बातों को लेकर के बना हुआ है। हालांकि इससे कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधानों से उधार लिए गए हैं। देखिए, यहाँ का ये उधार का मतलब ये उधार नहीं कि उसके चुकाना है। उधार का मतलब, यहाँ लेखक का मतलब ये है कि हम दूसरे देशों के संविधान से महत्वपूर्ण चीज़ों को अपने संविधान में सम्मिलित किए हुए हैं। भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्व हैं जो उसे अन्य देशों के संविधानों से अलग पहचान प्रदान करता है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि सभी देश की अपनी ज़रूरतें, अपनी संस्कृतियाँ, अपना समाज, अपना भाषा अलग अलग होता है, अपने डिमांड्स अलग अलग होते हैं। तो सभी देशों के संविधान तो एक हो ही नहीं सकते। ध्यान देने योग्य बात है कि सन 1949 में अपनाए गए संविधान के अनेक वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। विशेष रूप से 7वें, 42वें, 44वें, 73वें, 74वें, 97वें और 101वें संशोधन में संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वाले 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। देखिए, हमारा जो संविधान है तो 1976 में जो 42वां संशोधन किया गया, तो ये इतना व्यापक था कि इसे हमारे संविधान क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। माने संशोधनों, जब देश हमारा आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद जो ज़रूरतें पड़ी उसके अनुसार संविधान को कुछ बदलाव किया गया, संशोधन किया गया। तो इसलिए 42वां संशोधन एक बहुत बड़ा व्यापक संशोधन था। हालांकि केशवानंद भारती मामले में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति रणिधान को मूल ढांचे की बदलने की अनुमति नहीं दी गई। देखिए, केशवानंद भारती मामले आपको आगे क्लियर पढ़ने कक्षा में, लेकिन इतना बता दूं कि केशवानंद भारती मामले में जो विवाद था, इसमें संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई थी। तब इस समय यह दी गई बात कि संसद को संवैधानिक शक्ति रणिधान चाहे परीक्षण को मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देता है। ये 368 कहता है कि आप मूल ढांचे में परिवर्तन कर ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं संविधान की विशेषताओं के बारे में जाने। सबसे लंबा और लिखित संविधान हमारा संविधान है। भारत संविधान क्या है? सर्वाधिक लंबा। संविधान के 2 वर्गों में भेद किया जाता है, जैसे अमेरिकी संविधान और अलिखिया, जैसे ब्रिटिश अलिखिया है, जैसे ब्रिटिश संविधान। भारत का संविधान विश्व से लंबा लिखित संविधान है। यह बहुत बृहद, समग्र और विस्तृत है। देखिए, अलिखिया संविधान किसका है? ब्रिटेन का है। पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि ब्रिटेन का संविधान क्या है? यूनाइटेड किंगडम का, न्यूजीलैंड का या उसका अगल बगल देश यूके के, उसमें क्या है? अलिखित संविधान, लिखा नहीं गया है। लेकिन हमारा भारतीय संविधान और अमेरिकी संविधान क्या है? इसको लिखा गया है। मूल रूप से 1949 में संविधान में एक प्रस्तावना क्या था? एक प्रस्तावना था। 395 अनुच्छेद 22 भाग में विभक्त और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में इसमें एक प्रस्तावना 470 अनुच्छेद 25 भागों में विभक्त और 12 अनुसूचियां शामिल हैं। तो आज के संविधान आपके सामने डाला जाएगा, तो इसमें कितने अनुच्छेद हैं? 470। भाग कितने हो गए? 25। 22 नहीं रहे, 25 और 12 अनुसूचियां, जो पहले 8 अनुसूचियां थी। सन 1951 में विभिन्न संशोधनों ने करीब 20 अनुच्छेद और 1 भाग, कितना है? 7 को हटा दिया गया, और इसमें करीब 95 अनुच्छेद 4 भागों, 4 क, 9 क, 9 ख और 14
और 4 अनुसूचियां 9, 10, 11, 12 को जोड़ा गया है। इसको ध्यान रखना हो कि कौन कौन से भाग जोड़े गए हैं। तो 4 में क जोड़ा गया है, भाग 9 में क जोड़ा गया है, फिर ख जोड़ा गया है, और 14 में क्या जोड़ा है? क जोड़ा है। और 4 अनुसूची कौन कौन जोड़ी गई? लगातार 9, 10, 11 और 12, क्योंकि मूल में कितनी थी? 8 ही थी। भारत के संविधान के भाग, महत्वपूर्ण अनुच्छेद और अनुसूचियां क्रमशः तालिकाएं 4.1 और 4.2 और 4.3 में क्या है? उल्लिखित है, माने मूल संविधान में दिया गया है। भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे निम्न 4 कारण है। माने भारत के संविधान बड़ा क्यों बना? सवाल कोई पूछेगा कि भारत का संविधान विस्तृत बड़ा संविधान क्यों बना, तो पहला पॉइंट है भौगोलिक कारण। ये मेन सेक्टर हो सकता है कि भौगोलिक कारणों से भारत संविधान क्या है? बड़ा है। भारत का विस्तार और विविधता, ऐतिहासिक, इसके उदाहरण के रूप में भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रभाव को देखा जा सकता है। यह अधिनियम बहुत विस्तृत था, तो इसको भी ज्यों का त्यों लगभग लाया गया है। 1935 के भारत शासन अधिनियम से बहुत से तथ्य और कानून वर्तमान संविधान में सम्मिलित किए गए, तो इसलिए भी लंबा है। तीसरा कारण है जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान बनाया गया है। तो इससे भी हमारे संविधान में व्याख्या बढ़ती है कि जम्मू और कश्मीर को छोड़ दिया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर को पहले क्या किया गया था? अलग संविधान था। ये अलग है कि वर्तमान में धारा 370 हटाने के बाद अब हमारा जम्मू कश्मीर का भी संविधान भारतीय संविधान के साथ ही जुड़ गया। लेकिन जो संविधान अभी लार्ज बना हुआ है उसके पीछे रीजन क्या था? जम्मू और कश्मीर का अलग होना। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों की प्रभुत्व, ये संविधान सभा में जो कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था, ये लोग भी अलग अलग बातें और अलग अलग नियमों को जोड़ के संविधान को लगातार लंबा करते चले गए। तो ये 4 ऐसे महत्वपूर्ण कारण है जिसे आप लोग मेंस में भी मेंशन कर सकते हैं। संविधान में न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत बल्कि विस्तृत रूप में प्रशासनिक प्रावधान भी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त अन्य आधुनिक लोकतंत्र में जिन मामलों को आम विधानों अथवा स्थापित राजनैतिक परिपाटी पर छोड़ दिया गया है, उन्हें भी भारत के संविधान के दस्तावेज में शामिल किया गया है। मतलब समझिए इसको कि न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत, जैसे अमेरिका का सिद्धांत है, संविधान है, उसमें सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत दे दिए गए हैं और बाकी अधिकारियों पर और स्टाफों पर छोड़ दिया गया है कि वो अपने विवेक पर कैसे निर्णय लें। लेकिन यहाँ पर प्रशासनिक प्रावधानों को भी लिखा गया है कि एक प्रशासक कार्य को कैसे करेगा, वो भी भारतीय संविधान में मेंशन किया गया है, अधिकारियों पर छोड़ा नहीं गया है। तो इसलिए संविधान यह लंबा है। 2019 तक जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन राज्य का अपना संविधान था और इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत उसे विशेष दर्जा प्राप्त था। लेकिन 2019 में राष्ट्रपति के एक आदेश, संविधान जम्मू एवं कश्मीर पर लागू आदेश 2019 के द्वारा यहां विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया है और इस आदेश ने पूर्व के संविधान जम्मू कश्मीर पर जो लागू था, आदेश 1954 को अधिक्रमित कर 2019 के आदेश ने भारत के संविधान के समस्त प्रावधानों को जम्मू और कश्मीर राज्य तक विस्तारित कर दिया। जो 1954 में एक नियम था, जो जिसे धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर का अलग कानून था, तो इसे 2019 में इसको क्या कर लिया गया? अधिक्रमित कर लिया गया और भारत के संविधान को ही जम्मू और कश्मीर पर लागू कर दिया गया। इसके अतिरिक्त जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 ने जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 अलग अलग संघीय क्षेत्रों में विभाजित कर दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र, और दोनों क्या बन गए? यूटी बना दिए गए। लेकिन अब जहां तक, लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या कर दिया गया? विधानसभा दे दिया गया, लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं दिया गया है। दिल्ली क्या है? एक यूटी है और विशेष राजधानी क्षेत्र है, लेकिन वहां पर भी विधानसभा दे दिया गया है। ठीक उसी के तर्ज पे जम्मू कश्मीर को भी क्या दिया गया है? एक विधानसभा दे दिया गया। बात यहां पर यह निकल के आती है कि लद्दाख को विधानसभा क्यों नहीं दिया गया? बहुत से लोग इस पर प्रश्न उठाते हैं कि लद्दाख को विधानसभा क्यों नहीं दिया गया। लद्दाख में पूरी तरह भारतीय लोकतंत्र वहां पर शामिल नहीं है। क्यों? क्या रीजन है? तो इसके पीछे सरकार अभी कोई रीजन नहीं बताई है, लेकिन रीजन हो सकता है कि लद्दाख का जो क्षेत्र है, उत्तरी
पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी दोनों ही अभी सर्वाधिक अतिक्रमित है। किसके द्वारा? पीओके और एलएसी के द्वारा। तो इस पर सरकार अभी पुनर्विचार करेगी 2024 आम चुनाव के बाद में, जो आपको देखने को मिलेगा। विभिन्न स्रोतों से हमारा विहित है संविधान। हमारे संविधान जो है वो कई स्रोतों से लेकर के बनाया गया है, इसलिए भी हमारा संविधान क्या है, एक प्रमुख विशेषता वाला है और बड़ा है। भारत के संविधान का अपने अधिकार उपबंध के कई देशों के संविधानों और भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंध से लिए गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। ये एक बड़ी बात है कि विश्व के बड़े संविधानों को छानने में से अच्छे चीज़ों को चुन के लाया गया है, लेकिन फिर भी हमारे भारतीय संविधान में बहुत ही खामियां हैं, जिस पर एक अलग से चर्चा मैं आपको एक अलग वीडियो में दूंगा कि भारतीय संविधान में खतरा कहां से है और किन लोगों से खतरा है। संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। संविधान का दार्शनिक भाग, जिसमें मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्रमशः अमेरिका और कहां से लिया गया है, आयरलैंड से। हमारा मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, अमेरिका से, और नीति निर्देशक आयरलैंड से। भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग, जैसे कैबिनेट सरकार का सिद्धांत, कार्यपालिका और विधायिका के संबंध का अधिकांश हिस्सा कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। संविधान के अन्य प्रावधान कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अब रूस से पहले यूएसएसआर था, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान इत्यादि देशों से लिए गए हैं। भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव और भौतिक सामग्री का स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 ही रहा है। अभी भी ध्यान देने लोग बात है कि भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव कहाँ का है, भारत सरकार अधिनियम 1935। माने ब्रिटेन का यहाँ पर बहुत ज़्यादा कानून दिखाई पड़ रहा है। संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग और अधिकतर प्रशासनिक विवरण इसी से लिए गए हैं। माने ब्रिटेन का जो हमारा ब्रिटिश भारत था और उस समय जो भारत शासन अधिनियम 1935 बना था, महत्वपूर्ण चीज़ें वहीं से ली गई हैं। संविधान के आधे से अधिक प्रावधान या तो 1935 के अधिनियम के समान है या फिर इससे मिलते जुलते हैं। जैसा कह सकते हैं कि हमारा भारतीय संविधान का लगभग आधा भाग कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश भारत में बने भारत शासन अधिनियम 1935। ये अलग बात है कि ब्रिटिश भारत में संविधान बना, लेकिन भारत पर शासन करने के लिए भारतीय हितों को साध करके भारत की भौगोलिक, भारत की सांस्कृतिक परिस्थितियों को देखते हुए संविधान को बनाया गया था। संविधान के लक्षण और प्रावधान, जिन्हें विभिन्न स्रोतों के उधार लिया गया है, हम लोग तालिका आगे इसमें देखेंगे। नम्यता और अनम्यता का समन्वय भारतीय संविधान में क्या है कि हमारे भारतीय संविधान नम्य मतलब कि लचीला और अनम्यता मतलब कठोर, दोनों का इसमें समन्वय है। संविधान को नम्यता और अनम्यता की दृष्टि से विपरीत किया जाता है। कठोर या अनम्य संविधान उसे माना जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, जो अमेरिका के संविधान है। और लचीला या नम्य संविधान वह कहलाता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही है जैसे किसी आम कानूनों के निर्माण की, जैसे ब्रिटेन का संविधान। मतलब कि भारत में कुछ संविधान ऐसे हैं जिसे आसानी से संशोधित किया जा सकता है, लेकिन कुछ के लिए कठोर नियम भी अपनाए जाते हैं। भारत का संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर, बल्कि यह दोनों का मिला जुला रूप या दोनों का समन्वय है। अनुच्छेद 368 में दो तरह के संशोधनों का प्रावधान किया गया है। पहला कहता है कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, जैसे दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत बहुत क्या होता है, जरूरी होता है दोनों सदनों में। तो ये विशेष उपबंध में। और कुछ अन्य प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है, जो यहाँ लचीलापन को दिखाता है। तो कठोर और समन्वय लचीला का दोनों है। इसके अलावा संविधान कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान है, जैसे दो सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं द्विसदनीय आदि, ये सब भारतीय संविधान की विशेषताओं में सम्मिलित है। यद्यपि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मक और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान हैं, जैसे एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान इत्यादि भारतीय संविधान में क्या करते हैं, इसकी विशेषताओं को दर्शाते हैं। फिर भी संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। कहीं किया गया है? भारत हमारा क्या है, पूरे संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। यह सवाल कई बार पूछा जा चुका है। दूसरी ओर अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। इसके दो अभिप्राय हैं। पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है। माने भारतीय जो संघ है वो राज्यों के बीच कुछ समझौता से नहीं लाया गया है कि कोई समझौता किया है। वो बिल्कुल पूरे हक से और कानून से विलय किया गया है, मिला लिया गया या मिल गया है, कोई समझौता नहीं है। वो अलग बात है कि जम्मू कश्मीर को एक समझौते के तहत हम लोग मिलाए थे, लेकिन जो बाकी राज्य मिले थे वो कोई समझौता नहीं उनमें कि बिहार से कोई केंद्र का समझौता हुआ है। तो ये बात यहाँ कह रहा है। और दूसरा, किसी भी राज्य की संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। किसी भी सूरत में भारत का कोई भी राज्य केंद्र सरकार से या भारत देश से अलग नहीं हो सकता, ठीक ना। और संघीय ढांचे में, कल अगर संघीय ढांचे हम लोग बात करें तो वहां यह संभावना क्या होती है, बनी रहती है। इसी वजह से भारतीय संविधान को निम्नलिखित नाम दिए गए, जैसे कि एकात्मक की भावना में संघ है, अर्थ संघ, केसी बरे, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, मौरी जॉस, माने इसको कहा गया है बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा गया है भारतीय संविधान को। किसने कहा? मौरी जॉस ने कहा। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा? ग्रेनविल ऑफ्टिन ने कहा। फेडरेशन विद ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, आइवर जेनिस व अन्य लोगों ने कहा। माने भारतीय संविधान के कुछ अलग अलग नाम दिए गए हैं जो इसमें आपको देखिए कहा गया अर्थ संघ। तो इस तरह से ये नाम ही पूछ सकते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा, तो ग्रेनविल ऑफ्टिन। फेडरेशन विद ए सेंट्रलाइजिंग किसने कहा टेंडेंसी, आइवर जेनिंग व अन्य ने कहा। तो ये सब सवाल यूपीएससी के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और भारतीय संविधान किसने क्या कहा है कॉलम बना के दे देगा, तो आप उसे पीडीएफ से जरूर याद किया कीजिए। पांचवा जो विशेषता है, सरकार का संसदीय रूप। ध्यान रहे, जो विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं उन्हें अलग से कोई मेंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अगर भारतीय संविधान की विशेषताओं को उन्हें लिखना होगा तो इस सारे पॉइंट्स को वो याद करके और नोट्स बना के लिख सकते हैं, कोई उन्हें आवश्यकता नहीं अलग से क्लास की। सरकार का संसदीय रूप। भारतीय संविधान में अमेरिका की अध्यक्ष प्रणाली की बजाय ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया। ध्यान रखिएगा, अमेरिका का संविधान कैसा है, अध्यक्षीय है, और भारतीय संविधान कैसा है, संसदीय तंत्र को अपनाया गया है। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय और सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए, विधायिका का मूल काम क्या होता है, विधि बनाना, नियम बनाने, और कार्यपालिका काम क्या होता है, उसे विधियों को कार्य रूप में लागू करना, उस कानून को कार्य रूप में लागू करना। तो इसी का क्या है, यहाँ समन्वय और सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। जबकि अध्यक्षीय प्रणाली में दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। यह भारतीय संविधान में भी शक्तियों को बांटा गया है, लेकिन अमेरिका जैसा नहीं बांटा गया है, यही अंतर है। संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्टमिंस्टर रूप, उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। हमारा जो सरकार है वो जनता के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। हम सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सरकार किसके प्रति उत्तरदायी है, संसद के प्रति। और संसद में प्रतिनिधि कौन भेजता है,
जनता चुन करके, तो अंततः किसके प्रति उत्तरदायी हुआ है? जनता के प्रति। जनता अपना सवाल सरकार से पूछ सकती है। जनता, हम आप नहीं पूछेंगे, लेकिन अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से हम सवाल और जवाब जानने के क्या हैं? हकदार हैं। ये हमारा तंत्र में है। संविधान केवल केंद्र में नहीं बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। वास्तविक और नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति होती है। बहुमत वाले दल की सत्ता होती है। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही होती है। जो नियम कानून बनाएंगे तो कार्यपालिका लागू करेगा ना, तो उससे जवाबदेही रहेगा। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता होती है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है। निचले सदन का विघटन माना लोकसभा अथवा विधानसभा। हालांकि भारतीय संसदीय प्रणाली बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, फिर भी दोनों में मूलभूत अंतर है। उदाहरण के लिए, ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। हमारा देश संप्रभु है, संसद संप्रभु नहीं है, क्योंकि सारी जनता उसमें समाहित नहीं है। हमारी संप्रभुता किसमें निहित है? जनता में, लोगों में। इसके अलावा भारत का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है, जो गणतंत्र के रूप में होता है, जबकि ब्रिटेन का उत्तराधिकारिक व्यवस्था है। भारत का जो प्रधान कौन है? राष्ट्रपति। वो किसके द्वारा चुना जाता है? अप्रत्यक्ष रूप से जनता ही द्वारा ना। जनता के चुने गए प्रतिनिधियों के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो वो भी चुना हुआ है। लेकिन ब्रिटेन के संविधान में क्या है? जो रानी बनते आ रही ब्रिटेन की रानी, वो क्या है? वो मूल रूप से उत्तराधिकारी व्यवस्था है कि एक ब्रिटेन में राजघराना है, तो हमारा संविधान ब्रिटेन से तो बहुत भाग लिया है, लेकिन उससे क्या है? अलग है। किसी भी संसदीय व्यवस्था में, चाहे वह भारत की हो अथवा ब्रिटेन की, प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। जैसे रणनीति के जानकार इसे प्रधानमंत्री सरकार का नाम देने लगे हैं। आप भी देख सकते हैं कि भारत जैसे देश में भी सबसे सर्वोपरि राष्ट्रपति हैं, लेकिन मुख्य रूप से संचालन कौन करता है? प्रधानमंत्री। ब्रिटेन की महारानी तो है, लेकिन ब्रिटेन की सरकार को चलाता कौन है? प्रधानमंत्री। इसलिए इस व्यवस्था को, संसदीय व्यवस्था को प्रधानमंत्री व्यवस्था भी कहा जाए तो कोई गुरेज नहीं है। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय है। हमारे जो संविधान की विशेषता है, तो संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में क्या है? समन्वय। संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता सिद्धांत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, ठीक उसी प्रकार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से कम है, उसके जैसा नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है। देखिए, विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है। माने वहाँ का सर्वोच्च न्यायालय है जो विधि को नियत कर सकता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है। माने हमारे यहाँ जो सर्वोच्च न्यायालय है वो खुद कानून नहीं बना सकता है। वो जो पहले विधि बनाई गई उसकी क्या करता है? स्थापना करवाता है, लागू करवाता है। यही दोनों में फर्क है। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायपालिक सर्वोच्चता के बीच उचित संतुलन बनाने की प्राथमिकता दी है। मैंने ज्यों कहते हो नहीं लिया है, एक संतुलन बना कायम किया है। एक और जहां सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भाग को भी संशोधित कर सकता है। इस बात को समझिए। सरकार द्वारा बनाए गए कानून को न्यायालय क्या कर सकता है? निरस्त कर सकता है। कृषि कानून पर भी याद है आपको, कृषि कानून तो खुद सरकार ने वापस ले ली। कई ऐसे कानून है जिसे सर्वोच्च न्यायालय यह कह सकता है कि आपने जो कानून बनाया है वो भारतीय संविधान के समान या उसके अनुदिश पर नहीं है। लेकिन भारत सरकार में या भारतीय संसद में यह शक्ति भी है कि वह संविधान को संशोधित करके और न्यायपालिका को उसे लागू कराने पर बाध्य भी कर सकता है।
अभी दिल्ली के मामले में हुआ था। दिल्ली के मामले में मुख्यमंत्री को यह अधिकार था ना कि वह अपने अपने हिसाब से अधिकारियों का तबादला कर सकता है बिना राज्यपाल की अनुमति का। लेकिन सरकार ने क्या किया कि संविधान में संशोधन करके यह अधिकार मुख्यमंत्री के अधिकार से हटा के राज्यपाल को दे दिया। तो एक तरह तो न्यायपालिका कह दी कि नहीं, आप जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे कि नहीं आप तबादला कर सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार को यहाँ गुरेज लगा और संविधान ही बदल करके चेंज करके मैंने उसको संशोधित करके अधिकार को छीन लिया। तो इस तरह दोनों में समन्वय है, दोनों एक दूसरे पर भारी भी हैं और दोनों एक दूसरे के बीच में हस्तक्षेप भी कर सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, देखिए हमारा जो भारतीय न्यायपालिका है, जो न्याय तंत्र है, वो क्या है, सिर्फ सिंगल विंडो सिस्टम पर काम करता है। एकीकृत है माने इस पर कोई दूसरा हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और स्वतंत्र न्यायपालिका है, क्या है, बिल्कुल नहीं, इस पर कोई सरकार का हस्तक्षेप नहीं है। भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ क्या है, स्वतंत्र है। भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है। इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है और राज्यों में उच्च न्यायालयों के नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय हैं, जैसे जिला अदालत या अन्य निचली अदालतें हैं। माने सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर जिला न्यायालय और उसके नीचे अन्य न्यायालय बनाए जाते हैं। न्यायालयों की एकल तंत्र केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को भी लागू करता है। हालांकि अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका और राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका ही लागू कर सकती है, लेकिन हम लोग किसी को लागू कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है। यह शीर्ष न्यायालय है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की क्या करता है, गारंटी देता है। हमारा जो भारत का न्यायपालिका क्या है, मूल अधिकारों को या जो भी हमारे संविधान में निर्मित अधिकार दिए हैं उसकी रक्षा कौन करता है, न्यायपालिका करता है, और उसकी गारंटी भी देता है कि नहीं हम आपको भंग नहीं होने देंगे। और संविधान का संरक्षक है, इसलिए संविधान में इसकी स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें, भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन। ध्यान दीजिएगा, न्यायाधीशों के वेतन कहां से आता है, संचित निधि से आता है। विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा पर रोक, सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक और अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना इत्यादि सब भारतीय स्वतंत्र न्यायपालिका की क्या है, विशेषताएं हैं। मौलिक अधिकार, हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताओं में मौलिक अधिकार मतलब कि देश की जनता को अधिकार दिए गए हैं और इन अधिकारों से हम लोग सामान्य परिस्थितियों में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में ही मौलिक अधिकारों का भी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को छोड़ करके और सबको को भंग कर सकते हैं, लेकिन प्राण और दैहिक स्वतंत्रता कभी भंग नहीं होते हैं। तो ये अधिकार कौन कौन से दिए हैं इसको देखिए। पहला है समानता का अधिकार, चर्चा इसके डिटेल बाद में करेंगे, यहाँ पर इतना ही जानिए। अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। माने संविधान का उपचार इसमें हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमारे 6 जो मूल अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार भी था जिसे इस समय हटा दिया गया है, इसे सिर्फ विधिक अधिकार बता दिया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार, तथापि संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद जो 31 में था को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के जरिए मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया और इसको संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। यह नोटेड पॉइंट है कि संपत्ति का अधिकार अब किस भाग में है, तो संपत्ति का अधिकार अब संविधान के भाग 12 में है और अनुच्छेद कितना है, 300 क में है। सवाल पूछ सकता है कि संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद में है,
300 क और भाग कितना है 12 में है। मौलिक अधिकार का उद्देश्य वस्तुतः राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है। यह कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर क्या करता है, निरोध की तरह रोक लगाता है। उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। आप लोग एक बार बार देखते होंगे ह्यूमन राइट्स, कुछ नहीं किसी को मिलता है तो ह्यूमन राइट्स से नारा देने लगता है कि हमारा जो राइट्स हैं वो कोई हमारा राइट्स हटा रहा है। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि 2024 के बाद तो अब देश में वोट देने का अधिकार भी छीन जाएगा। ये राजनीति है और लोग अपने दल को जिताने के लिए कुछ भी कहने के लिए इसमें बाध्य हो जाते हैं, कुछ भी कहते हैं। वो ये भी कहता है कि एक तरफ से आलू डल उधर से सोना निकलेगा, लोग उधर वोट दे सकते हैं। तो इस पर आप नहीं जाएं, आप अपने विवेक से वोट दें। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। जो अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण जैसे अभिलेख या रीट जारी कर सकता है। इस सब की चर्चा हम लोग आगे क्लास में करेंगे विद्युत रूप से। हालांकि मौलिक अधिकार कुछ सीमाओं के दायरे में आते हैं, लेकिन ये अपरिवर्तनीय भी नहीं हैं। संसद इन्हें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर सकती है अथवा इनमें कटौती भी कर सकती है। अनुच्छेद 20-21 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें स्थगित किया जा सकता है। 20-21 में वही है जीवन जीने की स्वतंत्रता और आपके कोई प्राणों का हनन नहीं कर सकता, वो कभी कोई छीन नहीं सकता आपसे। कोई भी देश नहीं कर सकता है कि आप देश के लिए जाओ बलि चढ़ जाओ, आपको जान देना ही होगा। तो ऐसा कोई नहीं कर सकता। वो हमारा 20-21 प्रावधानों को समित किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, भीमराव अम्बेडकर के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता है। इसका उल्लेख संविधान के 4थे भाग में किया गया है। इन्हें मोटे तौर पर 3 वर्गों में भेद किया सकता है, सामाजिक, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। माने नीति निर्देशक जो सिद्धांत है इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन भाग? सामाजिक, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। नीति निर्देशक तत्वों का कार्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को क्या करना है? बढ़ावा देना है। इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता। कानून रूप में लागू, इसके विरुद्ध आप न्यायालय नहीं जा सकते। संविधान में कहा गया है कि देश की शासन व्यवस्था में ये सिद्धांत मौलिक हैं और यह देश की जिम्मेदारी है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाएं। इसलिए इन्हें कानून लागू करना राज्यों का नैतिक कर्तव्य है, किंतु इनकी पृष्ठभूमि में वास्तविक शक्ति राजनैतिक है, अर्थात जनमत में ही है। मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। जान लीजिए, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत के नींव पर ही हमारा भारतीय संविधान है। माने भारतीय संविधान बनाते समय 2 बातों की ध्यान रखी गई कि एक, नीति निर्देशक को हम ध्यान में रखेंगे और अधिकारों कहीं हनन नहीं हो। हमारे संविधान का 10वां विशेषता है मौलिक कर्तव्य। जब चूंकि लोग आपको, हमारा देश आपको अधिकार देता है तो आपको कुछ काम भी देता है। आपको अपने पापा से अधिकार है सब कुछ मांगने का, तो आपके कुछ कर्तव्य भी हैं अपने गार्जियन के प्रति। आपके गार्जियन आपको पटना में उनको भेजना कर्तव्य बनता है, उनका आपका अधिकार है कि आप पढ़ें। अपने कोई गार्जियन नहीं पढ़ा रहा अपने बच्चों को तो केस कर सकता है, भारत में राइट बन चुका है, लेकिन उसके बदले आपके कर्तव्य भी हैं। तो उसी तरह हमारा संविधान भी है कि आपको कर्तव्यों को भी देता है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं है। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल 1975-77 के दौरान, माने 1975 से 77 के दौरान जो आपातकाल इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया था, कि शामिल किया गया था।
2002 के 86वें संविधान संशोधन ने एक और मौलिक कर्तव्य को क्या कर दिया, जोड़ दिया है। कहां से लिया गया मूल कर्तव्य? रूस से लिया गया। संविधान के भाग 4A में, मैंने भाग 4A भाग में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है, जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51 क है। इसके तहत प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध धरोहर का अनुरक्षण करें और सभी लोगों को आपसी भाईचारे के भावना का विकास करें इत्यादि। ये मूल कर्तव्यों में रखा गया है। तो ये हमारे संविधान की विशेषता है। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को यह याद दिलाता है कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते समय उन्हें याद रखना चाहिए कि उन्हें अपने समाज, देश और अन्य नागरिकों के प्रति कुछ जिम्मेवारियों का निर्वहन भी करना है। नीति निर्देशक तत्वों की तरह कर्तव्यों का भी कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि आपको अपने मोहल्ले की साफ सफाई रखनी चाहिए, है ना, लेकिन कोई अगर नहीं कर रहा है तो उसके विरुद्ध आप क्या कर सकते हैं? आप सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, होता है ना कर्तव्य में। लेकिन क्या करते हैं कि अभी अग्नि योजना आई थी, अग्निवीर योजना, भारतीय रेलवे को लोग चलाना शुरू कर दिया। रेल ही मिलता है किसान, वो आपका मूल कर्तव्य नहीं था कि आप जाके जो लोग विघटित कर उसको बचाएं, लेकिन लोग तो वहाँ पिछड़ जाते हैं। मूल अधिकार तो याद है कि हमको ये चाहिए, लेकिन कर्तव्य लोग वहीं भूल जाते हैं कि हमको इसकी रक्षा करनी चाहिए। अब सीधी सी बात आ गई है कुछ राज्यों में कि अगर सार्वजनिक संपत्ति का नष्ट करते हैं तो आपके संपत्ति बेचकर वसूली जाएगी। ये होना भी चाहिए। आपको अधिकार नहीं है कि आप किसी सरकारी बस का एक शीशा भी तोड़ दें, रेलवे का एक टोटी भी चुरा लें, जैसे कोई टोटी चोर है भी देश में, तो रेलवे का कोई टोटी भी चुरा के घर ले जाए तो दूसरा उनको देख के रोक सकता है, उसको रोकना भी चाहिए। चलिए, एक धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि हमारा भारत सरकार का कोई धर्म नहीं है, कोई मान्य धर्म नहीं है। वो सभी धर्मों को अथवा पंथों को क्या करता है? समान रूप से लोगों को अनुसरण करने की छूट देता है। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए यहाँ किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता। संविधान के निम्नलिखित प्रावधान भारत के धर्मनिरपेक्ष लक्षणों को दर्शाते हैं। पहला, 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को क्या किया गया? जोड़ा गया। देखिए, धर्म और पंथ में अलग अलग होता है। लोग अपने मनों की शांति के लिए या अपने जो भी उनके गॉड हैं उनको पाने के लिए या निर्वाण प्राप्ति करने के लिए पंथ माने अलग अलग रास्तों का चयन करते हैं। पंथ, पथ माने पथिक माने राही होता है और पथ माने रास्ता होता है। तो पंथ निरपेक्ष, क्योंकि धर्म की अगर बात की जाती तो ये जरूर नहीं कि आज भारत में 5 धर्म है तो कल 6ठा धर्म के लोग चलाएगा, तो उससे मान्यता नहीं दी गई। इसलिए पंथ निरपेक्ष शब्द डालने का सीधा से मतलब हो गया कि कोई किसी भी तरह के एक ही धर्म में कई रास्ता अख्तियार करता हो तो उसको भी छूट होगी करने की। जैसे सिख धर्म में अलग अलग पंथ हैं, कोई डेरा सच्चा सौदा है, तो कोई निरंकारी है, तो कोई कुछ है। हिंदू धर्म में भी कोई वैष्णव है, तो कोई शैव है, तो कोई कुछ है, तो कोई कुछ है। तो एक ही धर्म में कई पंथ हो जाते हैं, तो इसलिए इसको पंथ निरपेक्ष जोड़ दिया गया। प्रस्तावना हर भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा अर्चना और विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा और उसे कानून की समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी। देखिए, ये भी धर्मनिरपेक्ष से ही लाया गया है कि कानून के समक्ष समान समझना, माने हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। यह भी इस बात को दर्शाता है कि हमारे यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता है। धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद किसमें है? 15 में। सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे। अनुच्छेद 16। हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने और उसके अनुसार पूजा अर्चना करने का समान अधिकार है। अनुच्छेद 25। लेकिन यहाँ पर एक प्रावधान है कि लालच में आकर के, दबाव में आकर के, किसी और दूसरे
दर्शन में आकर के आप अगर धर्म परिवर्तन करते हैं तो इसके विरुद्ध आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है और करवाने वालों की भी सजा दी जा सकती है। तभी आप देखोगे कई राज्यों में जबरन धर्म परिवर्तन के मामले हो रहे हैं। हर धार्मिक समूह अथवा इसके किसी हिस्से को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार है। अनुच्छेद 26। किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के लिए किसी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। या अगर भारत में आके कोई इस्लाम का प्रचार कर रहा है या कोई मिशनरी कर रहा है तो अनुच्छेद 27 के तहत उसे कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे। यही जो है मदरसों में इस्लाम पढ़ाया जा रहा है तो उस पर यह खंडित करता है कि अगर सरकारी अनुदान से कोई मदरसा चलाया जाएगा तो वहां इस्लाम नहीं पढ़ाया जाएगा। ये हमारे संविधान में निहित है। संविधान नहीं पढ़ने वाले रोज इस पर क्या करते हैं, हल्ला करते हैं। हमारा संविधान साफ कहता है धनवृक्ष में, कौन सा अनुच्छेद कहता है, 28, कि किसी भी सरकारी संस्थान में किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे। अधिकांश जो मिशनरी स्कूल हैं इंडिया में, उसमें ये इस चीज़ की घोर उसका अवमानना किया जाता है, क्योंकि वो अधिकांश मिशनरी स्कूल हैं जो अब सरकारी पैसों पर चलते हैं, उन्हें अधिकृत कर लिया गया है। लेकिन आज भी वहाँ पर फादर सिस्टम है और कई गार्जियन तो ऐसे कहते हुए मिल गए हैं कि इस स्कूल में पढ़ते हुए मेरा बच्चा लगता है कि क्रिश्चियन बन जाएगा। तो बात यह है कि इसकी उल्लंघन किए जा रहे हैं। नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 19। आप देवनागरी लिखें, प्राकृत लिखें, पाली लिखें, भोजपुरी लिखें, उर्दू लिखें, तमिल, मलयालम, जो भी लिखें, वो आपको अनुच्छेद आपको स्वतंत्र करता है कि आप उसे अपना सकते हैं, लिख सकते हैं। अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 30। माने अनुच्छेद 30 के तहत मदरसा बना सकते हैं, बौद्ध मठ बना सकते हैं, संस्कृत का आचार्य स्कूल बना सकते हैं, जहां पर अपने उसके लिए कायम कर सकते हैं, अपनी पसंद की हासिल कर सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष की पश्चिमी अवधारणा धर्म माने चर्च और राज्य माने राजनीति के बीच पूर्ण अलगाव रखती है। धर्मनिरपेक्षता की यह नकारात्मक अवधारणा भारतीय परिवेश में लागू नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ समाज बहुत धर्मवादी है, माने यहाँ पर कई धर्म वाले लोग रहते हैं। यहाँ चर्च का मतलब सिर्फ पश्चिमी अवधारणा की बात की जा रही है, लेकिन भारत में क्या है, चर्च भी है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, अग्नि पूजा घर भी है, बहुत कुछ है। इसलिए भारतीय संविधान में सभी धर्मों को समान आदर अथवा सभी धर्मों को समान रूप से रक्षा करते हुए धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पहलू को शामिल किया गया है। इसके अलावा संविधान के विधायिका में धर्म के आधार पर कुर्सी का आरक्षण देने वाले पुराने धर्म आधारित प्रतिनिधि को भी समाप्त कर दिया गया है। माने कुर्सी का आरक्षण मतलब कि एक के बाद एक वहीं बनेंगे, इनको भी क्या किया गया है, हटाया गया है। हालांकि संवैधानिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए अस्थायी आरक्षण प्रदान किया गया है कि माने इनके लिए अलग से रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। अब हमारा भारतीय संविधान का 12वां जो विशेषता है वो क्या है, वयस्क मताधिकार का, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, मतलब सभी जगह वयस्क मताधिकार क्या है, लागू है। भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव के आधार स्वरूप सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। हर व्यक्ति किसी उम्र, कम से कम जिसकी उम्र 18 वर्ष है, उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना मतदान करने का अधिकार है। वर्ष 1989 में 61वें संविधान अधिनियम और 1988 के द्वारा मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष। कब किया संशोधन, 1989 में 61वें संशोधन के द्वारा अधिनियम 1988 के द्वारा किया गया था। मैंने अधिनियम 1988 था, 89,
लेकिन 1988 के द्वारा मतदान की करने को क्या कर दिया गया, 21 वर्ष घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। देश के बृहद आकार, जनसंख्या, उच्च गरीबी, सामाजिक असमानता, अशिक्षा आदि को देखते हुए संविधान निर्माताओं द्वारा सार्वभौम व्यस्क अधिकार को संविधान में शामिल करना एक साहसिक और सराहनीय प्रयोग था। 18 वर्ष की उम्र होते ही आप अपने विवेक से अपने प्रतिनिधि चुन सकते हैं, लेकिन अपना विवेक कहाँ है जी? विवेक तो गांधी बाबा का है। आपके पॉकेट में अगर गांधी छाप नोट डाल दी जाए तो आपका विवेक क्या होता है? बदल जाता है। नोट पर वोट बिक रहे हैं, मैं इसे आधिकारिक रूप से नहीं कह सकता, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आती रहती है। कई सूत्र बताते रहते हैं कि नोट दिए गए हैं तो उनको वोट मिला हुआ है। व्यस्क मताधिकार लोकतंत्र को बड़ा आधार देने के साथ साथ आम जनता के स्वाभिमान में वृद्धि करता है। समानता, देखिए स्वाभिमान की जहाँ तक बात आती है तो इस समय भारत के नागरिकों का स्वाभिमान चरम पर है, क्योंकि आपके दरवाजे पर बड़े से बड़े मंत्री, नेता, उनके चाटुकार, उनके चमचे, उनके भक्त सब आपके दरवाजे पर आके हाथ जोड़ रहे हैं। तो इस समय रियल में जनता जनार्दन बन चुकी है, और जनता जनार्दन के चरणों में सभी नेता, अभिनेता जो बने हुए हैं प्रतिनिधि के रूप में, वो भी नतमस्तक होते जा रहे हैं। लेकिन 24 जून के बाद ये उलट जाएगा। क्या होगा? 24 जून के बाद आपको चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा, सॉरी 4 जून के बाद, 4 जून के बाद आपके चुने हुए प्रतिनिधियों के पास आपको जाना पड़ेगा, उनसे मिलने के लिए विनती करनी पड़ेगी। उदाहरण देता हूं, आरा के वर्तमान सांसद अभी वो गांव-गांव में जाके दौरा कर रहे हैं, लोगों के चरण छू रहे हैं, लेकिन एक गांव की घटना है, किसी व्यक्ति की हत्या कर दी गई तो उनको पता भी नहीं था कि हत्या हो गया, और पूछने पर गुस्सा करते थे। फिर भी ऐसे लोग वोट प्राप्त कर लेंगे। नाम नहीं लूंगा, आप तो जानते ही होंगे नाम कौन है। तो ये प्रतिनिधि जो हैं आपके चरणों में इस समय मस्तक ठेका रहे हैं, लेकिन 4 जून के फैसले आने के बाद जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं अब वे क्या हो जाएंगे? जनार्दन, और आप हो जाइएगा जनता। अब उनके चरणों में आप जाएंगे। गजब विडम्बना हमारे यहाँ का है। इस पर चर्चा होगी एक अलग वीडियो में। अल्पसंख्यकों को अपने हितों की रक्षा का अवसर देता है तथा कमजोर वर्गों के लिए नई आशाएं और प्रत्याशा जगाता है। अतः जो व्यस्क मताधिकार है, विधानसभा का हो या लोकसभा का, उनको यह एक शक्ति देता है कि वह अपने हितों के लिए, अपने हकों के लिए अपने अनुसार अपने प्रतिनिधि का चयन कर सकते हैं। हमारे संविधान का 13वां प्रमुख जो विशेषता है, एकल नागरिकता है। ध्यान रखिए कि भारत के सभी नागरिक सिर्फ कहाँ के नागरिक हैं? भारत के नागरिक हैं। वो किसी राज्य विशेष के नागरिक नहीं हैं। ये इसके प्रावधान की प्रमुख विशेषता है। सभी नागरिकों के लिए एकल नागरिकता और समान अधिकारों के संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भारत में सांप्रदायिक दंगे, वर्ग संघर्ष, जातिगत युद्ध, भाषाई विवाद और जातीय विवाद होते रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि संविधान के निर्माताओं ने एकीकृत और संगठित भारत राष्ट्र के निर्माण का जो सपना देखा था वह पूरी तरह पूरा नहीं हो पा रहा। स्वतंत्र निकाय, भारत के संविधान में जो निकाय का मतलब सिस्टम होता है कि पूरी जो व्यवस्था है क्या है? एक फ्रीडम है, स्वतंत्र है। भारतीय संविधान न केवल विधायिका, कार्यपालिका और सरकार, केंद्र और राज्य तथा न्यायिक अंग ही उपलब्ध कराता है, बल्कि यह कुछ स्वतंत्र निकायों को भी स्थापना करता है। इन्हें संविधान में भारत सरकार के लोकतांत्रिक तंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में परिकल्पित किया गया है। ऐसे कुछ सिस्टम निकाय हैं। पहला है संसद द्वारा राज्य विधानसभाओं और भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग क्या है? एक स्वतंत्र निकाय है। क्या है? स्वतंत्र निकाय है। इस पर कोई दबाव नहीं डाल सकता, ना न्यायपालिका ना कार्यपालिका, है ना। तो बिल्कुल ही क्या है? स्वतंत्र निकाय है। दूसरा है राज्य और केंद्र सरकारों के खातों के अंकेक्षण के लिए, माने सर्वे के लिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार, ये जनता के पैसे के संरक्षक होते हैं और सरकार द्वारा किए गए खर्चों की वैधानिकता और उनके उचित होने पर टिप्पणी करते हैं।
मतलब कि अगर हम लोग सीए को कह दें कैग को, तो क्या है, एक स्वतंत्र यूनिट है, एक स्वतंत्र सिस्टम है। याद रखिएगा, एक क्या हो गया, निर्वाचन आयोग, दूसरा क्या हो गया, सीएजी। और देखिए तीसरा, संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवाओं और उच्च स्तरीय केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षा के आयोजन करता है और अनुशासनात्मक मामलों पर राष्ट्रपति को क्या करता है, सलाह भी देता है। संघ लोक सेवा आयोग अगर सलाह इससे राष्ट्रपति मांगेंगे किसी मामले पर, तो सलाह भी देता है। तो ये भी क्या है, एक स्वतंत्र यूनिट है, एक स्वतंत्र सिस्टम है। इस समय 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस और भारतीय वन सेवा आईएफएस। 1947 में भारतीय नागरिक प्रशासन सेवा माने आईसीएस को आईएएस में क्या किया गया, बदल दिया गया, और भारतीय पुलिस आईपी को आईपीएस में। इन्हें संविधान में अखिल भारतीय सेवा के रूप में मान्यता दी गई है। 1963 में आईएफओएस बनाया गया, जो 1966 में माने फॉरेन सर्विस बनाया गया, जो एम्बेसडर नियुक्त किया जाता है। कब बनाया गया, आईएफओएस कब बनाया गया, 63 में, लेकिन अस्तित्व में कब आया, 66 में, उन्हें लागू हुआ रियल में। ये सवाल यहाँ से कोई आपसे इंटरव्यू पूछ सकता है कि जो फॉरेन सर्विस है, जो एम्बेसडर बनाया जाता है, कब किया गया, 1963 में, और लागू कब से हुआ, 3 साल बाद, 66 में। तो स्वतंत्र यूनिट कितने हो गए, मुख्य रूप से 3। कौन कौन, निर्वाचन आयोग, उसके बाद सीएजी, और उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग। ये भारतीय संविधान के क्या हैं, स्वतंत्र निकाय हैं, जो संविधान की हमारी प्रमुख विशेषता है। याद रखिए इसे। एक चौथा है राज्य लोक सेवा आयोग, जिसका काम हर राज्य में, राज्य लोक सेवा आयोग की भर्ती माने, एक हो गया केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग, राज्यों में, तो ये चौथी स्वतंत्र निकाय है। माने स्टेट पीसीएस भी क्या होते हैं, एक फ्री यूनिट होते हैं, फ्री सिस्टम होते हैं। आपातकालीन प्रावधान, हमारे भारतीय संविधान का जो 15वां विशेषता क्या है, आपातकालीन प्रावधान है। आपातकाल की स्थिति में प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारतीय संसद में, संविधान में राष्ट्रपति के लिए बृहद आपातकालीन प्रावधानों की क्या है, व्यवस्था है। इन प्रावधानों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य है देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सुरक्षा, संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करना। आपातकाल के दौरान हम कुछ विशेष काम को कर सकते हैं। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल हैं। कौन कौन, पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, कब लागू होगा, युद्ध, आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह देश में पैदा हो जाए। राष्ट्रीय अशांति की अवस्था में अनुच्छेद 352, ये लागू हुआ है देश में, नहीं लागू हुआ है, जितने युद्ध हुए उस समय लागू किए गए। राज्य में आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता, अनुच्छेद 356, या केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में असफलता, अनुच्छेद 365। देखिए 56 और 65, बहुत से राज्य मनमानी करते हैं। केंद्र सरकार ने कह दिया है कि ये योजना लागू करिए, ऐसे कीजिए, वो नहीं करते हैं लागू। केंद्र सरकार क्या करेगा, तू हट, राष्ट्रपति आवतन है। पश्चिम बंगाल बार बार सरकार को यह मौका दे रहा है कि वो राष्ट्रपति शासन लागू कर सके, बार बार मौका दे रहा है, क्योंकि सरकार की, केंद्र सरकार की कई योजनाएं जो लागू नहीं किया है। अगर सरकार मन बना ले तो वहाँ ये काम कर सकता है, लेकिन अभी शांत है। वित्तीय आपातकाल, भारत की वित्तीय स्थिरता या प्रत्यय संकट में हो तो अनुच्छेद 360 के तहत लागू कर सकते हैं। आपातकाल के दौरान देश की पूरी सत्ता केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती है। कहाँ चली जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, और राज्य केंद्र के नियंत्रण में चले जाते हैं। इसे संविधान में संशोधन किए बगैर देश का ढांचा संघीय से एकात्मक हो जाता है। माने जब राज्य में कोई प्रधान रह ही नहीं जाएगा और केवल सेंट्रल शासन होगा, तो सिर्फ यहाँ पर आपातकाल हो जाएगा और एकात्मक व्यवस्था हो जाएगा।
राजनीति का तंत्र और संघीय सामान्य परिस्थितियों के दौरान से एकात्मक में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। भारतीय संविधान की यह एक अद्वितीय व्यवस्था है और 16वां जो प्रमुख व्यवस्था है, विशेषता, वह है त्रिस्तरीय सरकार। बताइए आपको, मूल रूप से संघीय संविधानों की तरह भारतीय संविधान में 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था, केंद्र और राज्य, और संगठन के संबंध प्रधान तथा केंद्र और राज्यों की शक्तियां अंतर्निहित थीं। लेकिन बाद में वर्ष 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन त्रिस्तरीय स्थानीय सरकार का प्रावधान भी किया, जो विश्व किसी और संविधान में नहीं है। बलवंत राय मेहता समिति जो था, इसमें जो स्थानीय स्वशासन का निकाय किया गया था, उसके बारे में कहा गया। ये क्या था, कहाँ कहाँ पर, जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय और ग्राम स्तरीय। ये 3 स्तरीय जो स्थानीय स्वशासन है। जिला स्तर पर, प्रखंड पर क्या होता है, पंचायत समिति होता है, और गाँव में क्या होता है, ग्राम पंचायत होता है। ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर था, जो विश्व के अन्य किसी संविधान में नहीं है। और रियल में देखा जाए तो भारत जैसे जो गाँवों का देश है, इतनी बड़ी जटिल जनसंख्या है, उसके लिए यह स्थानीय स्वशासन जोड़ना बहुत ही बड़ा लाभकारी सिद्ध हो रहा है। आज गाँव के बारे में गाँव के लोग ही ग्राम सभा के माध्यम से अपने कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं, अपने डिमांडों कर सकते हैं, अपने पंचायत प्रतिनिधि के माध्यम से उस काम को करवा सकते हैं, जिला स्तर पर जिला प्रतिनिधि के रूप में उनसे काम करवा सकते हैं। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने मूल उक्त आंतरिक उपद्रवों को सशस्त्र विद्रोह कहा है। ध्यान रखिएगा, 44वें संशोधन अधिनियम 1978 ने मूल उक्ति आंतरिक उपद्रव क्या कहा, सशस्त्र विद्रोह कहा है। संविधान के एक नए भाग 9वें एवं अनुसूची 11वीं जोड़कर वर्ष 1992 के 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। इसमें एक नया भाग 9 जोड़ा गया है। यह भाग प्रत्येक राज्य में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली प्रदान करता है, अर्थात ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतें। इस प्रकार से 74वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 ने एक नए भाग ए तथा नई अनुसूची 12वीं को जोड़कर नगर पालिकाओं, शहरी स्थानीय सरकारों को संवैधानिक मान्यता क्या करता है, प्रदान करता है। माने अनुसूची 12वीं में किसको जोड़ा गया है, नगर पालिका। यह भाग प्रत्येक राज्य में 3 प्रकार की नगर परिकल्पनाओं का क्या करता है, प्रावधान करता है, अर्थात एक संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए नगर पंचायत, एक छोटे शहरी क्षेत्र के लिए नगर पालिका परिषद और एक बड़े शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम। माने नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। सबसे छोटा कौन है, नगर पंचायत, छोटा। इससे बड़ा क्या होगा, नगर पालिका, और इससे सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, नगर निगम हो जाएगा। अब 17वीं विशेषता है सहकारी समितियां। हमारे संविधान में सहकारी समितियों को भी शामिल किया गया है। 97वां संशोधन अधिनियम 2011 ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया। इस संदर्भ में इसने 3 निम्न परिवर्तन इसने संविधान में किए। पहला किया, इसने सहकारी समिति गठित करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया, अनुच्छेद 19 में। इसने एक नया राज्य का नीति निर्देशक तत्व जोड़ा, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने के लिए अनुच्छेद 43 ठ बना दिया। और इसने संविधान में एक नया भाग 9B जोड़ा और सहकारी समितियां द कोऑपरेटिव सोसाइटी शीर्षक से अनुच्छेद 243 ZH को लेकर 243 ZT तक जोड़ दिया। देखिए, सहकारी समितियां का मतलब आप जान लीजिए यहाँ पर एक लाइन में, कि वो ऐसी समितियां होती हैं जो मुख्यतः सरकार के निगरानी में निजी लोगों द्वारा बनाई जाती है। इससे कोऑपरेटिव है। जब कोऑपरेटिव की शुरुआत हुई थी सबसे पहले, तो वो ग्रामीण किसानों द्वारा, कोऑपरेटिव हम बैंक की बात करते हैं, ग्रामीण किसानों द्वारा आपसी पैसे के आधार पर एक फंड बनाया गया और उस फंड को जरूरतमंदों को समय के अनुसार दिया गया, मामूली ब्याज पे या बिल्कुल नहीं के बराबर, और उन्हें उचित समय पे क्या किया गया, वापस लिया गया। धीरे धीरे
जब इसका विस्तृत रूप लेना गया तो सरकार ने उस संस्था में अपना एक मैनेजर बैठाना शुरू कर दिया। तब जाके यह सहकारिता के रूप में चला आया और सरकारी नियंत्रण में इस चीज को बढ़ावा दिया जाने लगा। बिहार में तपेश्वर सिंह को सहकारिता का जनक माना जाता है, जो आरा जिला के असनी ग्राम के रहने वाले थे, और तपेश्वर सिंह ने सहकारिता में बड़े काम भी किए थे। वो जब तक रहे सहकारिता मंत्रालय के अध्यक्ष बने रहे। नया भाग 9B के अंतर्गत अनेक ऐसे प्रावधानों के द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि देश भर में सहकारी समितियां लोकतांत्रिक, व्यावसायिक और स्वायत्त ढंग से आर्थिक मजबूती के साथ कार्य करें। यह संसद को अंतर राज्य सरकारी समितियों तथा राज्य विधेयिकाओं को अन्य सहकारी समितियों के लिए उपयुक्त प्रणाली बनाने की शक्ति प्रदान करता है। आज भारत में सबसे अधिक सहकारिता पश्चिमी यूपी और पंजाब और हरियाणा राज्यों में प्रचलित है। वहाँ के लोगों द्वारा सहकारिता बढ़ाया गया, लेकिन बिहार राज्य में कोऑपरेटिव संस्था तो अब लगभग फेल्योर की स्थिति में है, और जहाँ जब भी कोऑपरेटिव बैंक से इस पर पूर्णतः अधिग्रहण किया जा चुका है। तो इस तरह से हमारे भारतीय संविधान के 17 प्रमुख विशेषताएं हमने आपको बताई। इन विशेषताओं को आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपको प्रीलिम से लेके पूरी तरह मेंस कंप्लीट करा दिया गया। सवाल आपसे मेंस पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, तो इन 17 प्रमुख विशेषताओं का आप संक्षिप्त वर्णन करें, जो आपको फुल मार्क्स देगा। और कई ऐसे चीज़ें टॉपिक आपको मिलें जो प्रीलिम्स में बहुत बड़े काम आएंगे। तो इसका एक कंप्लीट नोट्स बनाएं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पुनः दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब उनसे करवाएं।